Bones are strong like steel and light like wood. These are very strong structure. Bones bear our weight, हमारे वजन को सहती हैं. बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. और जैसा कि अभी मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, these are strong like steel rod. These are light like wood. So this is the marvelous structure. ये इसी तरह स्ट्रॉन्ग है जिस तरह से स्टील होता है और इस तरह से लाइट है जैसे कि वुड होता. जितना भी ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, उसके बावजूद ट्रॉमा, विटामिन ए की कमी, एल्डरली पीपल में बोन्स टूट सकती हैं. सो टुडे वी लर्न हाउ फ्रैक्चर्स कैन अकर. ये स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है. स्पोर्ट्स इंजरीज के अलावा बोन्स विटामिन ए की कमी से टूट सकती हैं. बोन्स जब टूटती हैं, इट इज़ ए वेरी पेनफुल सेंसेशन, बहुत तकलीफ दे अमल. तो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन कैसे होता? हड्डी टूट कर जुड़ती कैसे है? हड्डी इतनी मजबूत है, उसके बावजूद टूट सकती है. अगर टूटेगी तो ऑब्वियसली देयर शुड बी ए ब्लीडिंग, देयर शुड बी डिप्रीव ऑफ फूड, खुराक नहीं मिलेगी, डी शेप ऑफ द मसल होगा. तो चाहे अब बोन्स जितनी भी स्ट्रांग हों, दे कैन ब्रेक, टूट सकती हैं. माय नेम इज़ प्रोफेसर जी.एम. बाबर. आज हम देखेंगे कि हड्डी जुड़ती कैसे है, इसके पीछे क्या क्या फेनोमेना है, किस तरह से एक हड्डी वापस अपनी पहली सिचुएशन में आती है. हम स्टार्ट करेंगे विद द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स. देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. अगर हम फ्रैक्चर को तकसीम करें तो हमारे सामने 4 टाइप्स आ जाती हैं कि किस बुनियाद पे हम फ्रैक्चर को डिफाइन करेंगे. एंड दीज आर पोजीशन ऑफ बोन, हड्डी टूटी कहाँ से है. दूसरा जो हम इसमें लेकर आएंगे कि हड्डी टूटी कितनी है, कितनी हद तक हड्डी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई है. कंप्लीटनेस ऑफ ब्रेक. उसके बाद हम बात करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ ब्रेक. और एंड पे हम देखेंगे जो हमारा आखिरी पॉइंट होगा कि जो हड्डी टूटी है हमारी, क्या वो स्किन में पेनिट्रेट की है कि नहीं, पेनिट्रेशन इन स्किन. सो दीज आर 4 टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स. ये जो 4 टाइप्स हैं फ्रैक्चर की, हम बुनियाद किसको बना रहे हैं? पोजीशन ऑफ बोन एंड, कंप्लीटनेस ऑफ ब्रेक, ओरिएंटेशन ऑफ ब्रेक एंड पेनिट्रेशन इन स्किन. पोजीशन ऑफ बोन को अगर देखिए तो अगर ब्रेक इस तरह का हुआ है कि ये मुकम्मल हड्डी डिटैच नहीं हुई, टूटी है लेकिन हड्डी डिटैच नहीं हुई, साथ ही जुड़ी रह गई है, तो इसे हम कहेंगे नॉन डिस्प्लेसमेंट या नॉन डिस्प्लेस, कि ये फ्रैक्चर ऐसा है जो डिस्प्लेस नहीं हुआ. दूसरा ऐसा भी फ्रैक्चर हो सकता है जहाँ पे हड्डी टूटकर इसके दोनों सिरे कलम की तरह एक दूसरे से कटे, टूटे, एंड देन दे डिस्प्लेस. इसको हम कहेंगे डिस्प्लेस fracture. Again there is a completeness of break. completeness break of यही है कि हड्डी मुकम्मल टूटी है और टूट कर वो अलहदा हो गई. This is the one part of the bone and this is the second fracture part. मिलती जुलती बात है डिस्प्लेसमेंट के हवाले से. और दूसरा जो है उसको हम देखेंगे क्या ये वैसे ही रहेगी, इसे हम कहेंगे कंप्लीट ब्रेक. और दिस वन ऑफ फ्रैक्चर जहाँ पे हड्डी जुड़ी हुई है, लहदा नहीं हुई, इसको भी हम इसी जुमरे में लाएंगे कि इट इज़ बेसिकली नॉट कंप्लीट ब्रेक. ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन में अगर हम बात करें तो 2 बुनियादी ओरिएंटेशंस हम समझते हैं
वन इज लीनियर, कि जो फ्रैक्चर हुआ है वो लीनियर हुआ है, एंड अदर इज ट्रांसवर्स, कि जो फ्रैक्चर हुआ है वो ट्रांसवर्स इस तरह से हुआ। तो पोजीशन ओरिएंटेशन आ गई, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द स्किन, ये स्किन है जी बाजू की या टांग की, और यहाँ पे बोन इस तरह से टूटी है कि उसके टूटे हुए सिरे जो हैं वो किस तरफ चले गए, पेनिट्रेट कर गए इनटू द स्किन। इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर। और अगर स्किन के अंदर बोन पेनिट्रेट नहीं कर रही तो इसको हम कहेंगे कि इट इज ए सिंपल फ्रैक्चर। So there are two types of fracture on the basis of penetration. One is called as compound fracture and other is called as simple fracture. फ्रैक्चर कैसे होते हैं? फ्रैक्चर गिरने से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं, ट्रॉमा हो सकता है, विटामिन ए की कमी हो सकती है। एल्डरी पीपल में आपने सुना कि दादो जान सिर्फ जो है वो गिर गई हैं बेड से या वॉशरूम में और उनकी हड्डी टूट गई है। तो जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं ऑस्टियोमलाइसिया और ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ जाते हैं, हड्डी टूट सकती। अब हड्डी टूट गई है तो वी गो टुवर्ड डॉक्टर्स, हम एक ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। अब दो तरह का रिडक्शन हो सकता है। ऑर्थोपेडिक ने आपके बाजू को पकड़ा, अगर यहाँ से कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई रेडियस या अल्ना, उसने देखा और उसने उसको कॉक्स बैक कर दिया। कॉक्स बैक मतलब कि उसको अपनी पहली पोजीशन पे ला दिया, फिर उसके बाद वहाँ पे प्लास्टर कर दिया, ट्रैक्शन कर दिया और उसको इमूवेबल कर दिया। सिंपल फ्रैक्चर। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा फिजिशियन अपने हैंड से हड्डी को कॉक्स बैक नहीं कर पाता, फ्रैक्चर ज़्यादा है, कंप्लीट फ्रैक्चर है, इस वक्त फिर ओपन सर्जरी की जाती है। जब सर्जरी करते हैं तो मुख्तलिफ गैजेट्स की मदद से, जिसमें स्क्रूज हो सकते हैं, वायर्स हो सकती हैं, रॉड्स हो सकते हैं, प्लेट्स हो सकते हैं, हम हड्डी को जोड़ते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऑर्थोपेडिक हमें बिल्कुल किसी एक मैकेनिक की तरह नज़र आते हैं जी, वो ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करके जैसे कोई टेक्नीशियन हो, ड्रिलिंग करके बेटा वो वायर्स या फिर स्क्रूज या फिर प्लेट्स की मदद से हड्डी को अपनी पुरानी जगह पे कॉक्स पैक कर देता। ओपन रिडक्शन हो या क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन जिसमें सर्जरी के ज़रिए हड्डी को अपनी जगह पे वापस पहुंचाया जाए, और क्लोज रिडक्शन जिसमें हम फिजिशियन अपने हैंड से, हाथ की मदद से फिजिकली ही बगैर सर्जरी के उसको अपनी जगह पे लाते हैं। दोनों के ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हड्डी कॉक्स बैक हुई, अपनी जगह पे आ गई, अगले सारे के सारे मराहिल हमारे जीन्स के ज़रिए होते हैं। ये डिजेनरेशन का प्रोसेस है। इसके 4 बड़े स्टेप्स हैं, उसको देखते हैं। अगर हम बोन को देखें जो जहाँ से फ्रैक्चर हुई है, तो बोन का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है उसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं जी। पेरिओस्टियम के अंदर कॉम्पैक्ट बोन है, और बाहर यहाँ पे जो सबसे बाहर, ये फॉर एग्जांपल इट्स द पेरिओस्टियम, देन कॉम्पैक्ट बोन, then there is a cavity, and this cavity is called as medullary cavity. So it is periosteum, compact bone, medullary cavity, having the bone marrow, it is a blood supply, and outermost here is present a skin of the person. This is the fracture site. जो सबसे पहला काम होता है फ्रैक्चर साइट में, यहाँ पे ये ब्लड सप्लाई कट गई, वेसल्स कट गई, एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। जब ये ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो स्किन स्वेल करेगी। ये विदिन मिनट्स काम हो रहा होता है, स्किन यहाँ से स्वेल कर जाती है इस तरह से, और यहाँ पे ब्लड आके डिब्राए आकर इकट्ठे हो जाते हैं, मुर्दा सेल इकट्ठे हो जाते हैं, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी रुक जाती है। इट इज़ अ वेरी पेनफुल सेंसेशन, इट इज़ कॉल्ड एज हीमाटोमा, हीमाटोमा फॉर्मेशन। अगले स्टेप पर हीमाटोमा के अंदर ब्लड सप्लाई दोबारा रीग्रो करेगी, टेक सम वीक्स।
तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो दोबारा अब रीग्रो कर जाएगी और ये जो ब्लड सप्लाई है ये स्किन के अंदर हीमाटोमा तक पहुँचेगी और वहाँ से जो डेड सेल्स हैं और जो बाकी टूटे फूटे सेल्स और उनके कंपोनेंट्स हैं उसको वहाँ से वापस लाया जाएगा। और यहाँ पे एक और अहम बात होने जा रही है, यहाँ पर कुछ सेल्स आ जाएंगे, दीज आर दी बेसिकली स्टेम सेल्स ऑफ कार्टिलेज। तो इस नेक्स्ट स्टेप को हम कहते हैं सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन और बाज़ कुतुब इसको फिब्रो कार्टिलेजेनियस कैलस के नाम से भी जानती। तो इस तरह से जहाँ पे हीमाटोमा बना उसके अंदर से जो टूटे हुए सेल्स हैं, मुर्दा रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको निकाला जाएगा, ब्लड सप्लाई को बहाल किया जाएगा। फिर यहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट आएंगे। ओस्टियोक्लास्ट के साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं स्टेम सेल से, बोन स्टेम सेल से यहाँ पहुँचेंगे और ओस्टियोब्लास्ट बनेंगे और ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट बनाना शुरू कर देगा। यानी कि जो सॉफ्ट कैलस डेवलप हुआ था उसकी जगह अब बोनी कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर बोन सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे और जो स्किन की स्वेलिंग थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। इट इज कॉल्ड एज बोनी कैलस फॉर्मेशन। एंड एट द एंड बोन बिल्कुल उसी तरह तैयार हो जाएगी जैसे वो टूटने से पहले थी। यानी कि यहाँ पे सॉफ्ट कैलस है, यहाँ पे मेडुलरी कैविटी है और बाहर इसके पेरी ऑस्टियम है, अंदर इसके ब्लड सप्लाई है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसा कुछ हुआ ही नहीं। जो वजनी ऐसी हड्डियाँ जो वज़न को उठाती हैं, वेट बेयरिंग बोन्स हैं, उनके रिपेयर होने में वक्त ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू दैट बोन्स जिन पर ज़्यादा वज़न नहीं होता। बुढ़ापे में हड्डी का जुड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज रीमॉडलिंग। ये अपनी पहली कंडीशन में हड्डी हमारे सामने आ गई। तो ये एक ऐसा सफ़र हड्डी जुड़ने का जो स्टार्ट होता है विद द हैंड ऑफ फिजिशियन फॉर क्लोज रिडक्शन या फिर सर्जरी ओपन रिडक्शन। बाकी जितना भी प्रोसेस है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन जिसमें सबसे पहले हीमाटोमा फॉर्मेशन होता है, फिर सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद बोनी कैलस एंड अल्टीमेटली रीमॉडलिंग। सो इट इज़ ऑल अबाउट रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।